नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पहले भी आपने कई बार देखा है कि पप्पू यादव जब से कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, तब से कई बार महागठबंधन के मंच से, यहां तक कि कांग्रेस के मंच से भी पप्पू यादव का बार बार अपमान किया गया। कई लोग हैं ऐसे कांग्रेस में भी जिनके बारे में हम लोग ने पहले भी चर्चा किया है। वो नहीं चाहते कि पप्पू यादव की सक्रियता कांग्रेस पार्टी में बनी रहे। कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के सहारे बिहार की राजनीति में स्थापित हो, या फिर पप्पू यादव की जो क्षमता है उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिले। इसीलिए आपने देखा विगत दिनों कि किस प्रकार से राहुल गांधी की जितनी भी यात्राएं हुई, उन यात्राओं में पप्पू यादव की उपेक्षा हुई। 1 सितंबर को जब पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन था, पप्पू यादव मौजूद थे, पूर्व वर्तमान सांसद हैं, फिर भी पप्पू यादव को वहां पर उस मंच पर बैठने तक का मौका नहीं मिला। अंततोगत्वा नीचे बैठे और बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसी प्रकार से सासाराम में जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, पप्पू यादव को मंच पर तो जगह मिल गई, लेकिन तब तक के लिए ही मिली जब तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पहुंचते ही पप्पू यादव को इशारा किया गया कि नीचे चले जाइए। इसके बावजूद पटना में समापन सभा के दौरान कोई परिस्थिति नहीं बदली, तब भी नहीं, जब पप्पू यादव ने एक तरह से अलंकारिक शब्दों की जो पराकाष्ठा होती है, उन शब्दों का इस्तेमाल दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव के लिए किया। तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया पप्पू यादव ने। फिर भी तेजस्वी यादव का, कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा भावुक होकर कहूं, भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो दिल नहीं पसीजा, कलेजा नहीं पसीजा। और जो तो वही हाल पप्पू यादव का इस बार भी मोतिहारी में हो जाता। मोतिहारी में की कहानी यह है मित्रों कि मोतिहारी में जब प्रियंका गांधी की सभा चल रही थी, वहां आपको पता है हर घर अधिकार कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने स्कीम बनाया, अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करने वाली है, उसका शुरुआत एक तरह से प्रियंका गांधी ने मोतिहारी से किया। यहां भी पप्पू यादव को मात मिला। कैसे मिला मात, मैं बताऊं, उसके बाद मैं आता हूं मोतिहारी में। मोतिहारी में क्या हुआ उसकी घटना के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि प्रियंका गांधी ने कैसे पप्पू यादव को सम्मान की, कह लीजिए, आंसू पोछे पप्पू यादव की, कैसे, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन पहले कहानी सुनिए प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार यात्रा की। ये कार्यक्रम के जब ये घोषणा हुई कि अब राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के चुनाव में प्रियंका गांधी भी बड़ी भूमिका निभाएंगी, पहला कार्यक्रम तय हुआ। तो ये बातें आई निकलकर कि पूर्णिया में कार्यक्रम हो सकता है। पप्पू यादव उसके लिए पूरा जोर लगाए हुए थे पूर्णिया में कार्यक्रम के लिए, लेकिन वहां पर भी अखिलेश सिंह बाजी मार ले गए और पप्पू यादव को वहां पर भी पूर्णिया में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, केवल मोतिहारी। यहां तक की बात चली कि नहीं, 2 जगह हो जाए कार्यक्रम, मोतिहारी में भी हो जाए, पूर्णिया में भी हो जाए। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मोतिहारी के सांसद भी रहे हैं, मोतिहारी से अपने पुत्र को भी एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा चुके हैं। पिछली बार 2024 में उनके अपने पुत्र को महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, और कहा जाता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में अपने पुत्र को वो वहां मोतिहारी में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रियंका गांधी के मोतिहारी में कार्यक्रम के लिए एटी चोटी का जोर लगाए हुए हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। तो वही अखिलेश प्रसाद सिंह से यहां भी मात मिला, जबकि पप्पू यादव चाहते थे कि सीमांचल में, चूंकि कांग्रेस पार्टी का स्टेक बड़ा है, कांग्रेस पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ रही है सीमांचल में, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के 24 विधानसभा क्षेत्र में। चंपारण में थोड़ी सी परिस्थिति अलग तरह की है। चंपारण में, वो चंपारण विशेषकर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है, लगातार अगर आप देखें तो उस दौरान भी 2015 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बची थी, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब भी
मोतिहारी और बेतिया जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में गया था। भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे मजबूत किला अगर कोई बिहार में बना है अगर, तो वो दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये 4 जिले ऐसे हैं बिहार की राजनीति में जहां पर कि आप लगातार अगर देखेंगे, अगर लगातार देखिए आप, जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में होते हैं तब तो यहां क्लीन एक तरह से स्वीप होता है एनडीए का, ठीक है। और नीतीश कुमार नहीं भी होते तब भी भारतीय जनता पार्टी को उतनी निराशा नहीं मिलती इस इलाके में, जिस इलाके की जो माने चंपारण और ये दरभंगा, मधुबनी, ठीक है। तो दरभंगा, मधुबनी में चूंकि कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही है, इसीलिए पप्पू यादव लगातार जोर डाल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अधिकतर सीटें जो लड़ने के लिए मिलनी चाहिए, जोर होना चाहिए, वो होना चाहिए मिथिलांचल पे, कोसी प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में, दरभंगा प्रमंडल में, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वहां तिरहुत में, इन क्षेत्रों पर पप्पू यादव फोकस करवाना चाहते हैं और सीमांचल उसमें नंबर 1 पर है। इसलिए भी नंबर 1 पर है कि सीमांचल से एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और वो महागठबंधन की राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत बुरी स्थिति हो सकती है यदि सीमांचल के मुस्लिम मतदाता AIMIM के साथ चले गए। अगर इस बार, अगर पिछली बार 5 विधानसभा सीटों पर AIMIM की जीत हुई थी, आरजेडी की मात्र 1 विधानसभा सीट पर जीत हुई थी, यह सबसे बड़ी बात है। आरजेडी 11 सीट लड़ी थी, मात्र 1 जीत पाई थी, वह भी जीत पाई थी एक निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कृष्ण अग्रवाल के सहयोग से। कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल को जो चुनाव में बने रहने के लिए आरजेडी ने भी काफी मदद की थी, क्योंकि आरजेडी अगर गोपाल कृष्ण अग्रवाल चुनाव में नहीं होते तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल को मिलने वाला वोट पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाता और जनता दल यूनाइटेड के खाते में यदि जाता तो ठाकुरगंज की विधानसभा सीट आरजेडी के जीतने की कोई संभावना नहीं बनती। तो आरजेडी 11 सीट लड़कर लगभग 0 पर आती। 1 सीट मिला तो केवल गोपाल कृष्ण अग्रवाल निर्दलीय उम्मीदवार के सहयोग से मिला, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा सीमांचल में। उसी सीमांचल में कांग्रेस, जबकि कांग्रेस भी 11 सीट लड़ी थी लेकिन कांग्रेस को 5 सीटों में जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। अभी कांग्रेस भी 2 सीट लड़ी, अररिया और किशनगंज, कांग्रेस दोनों जीत गई। आरजेडी 2 सीट लड़ी, पूर्णिया और अररिया, दोनों सीटें आरजेडी हार गई। तो कई ऐसे संकेत मिले हैं जहां इस विधानसभा चुनाव के दौरान वहां मुसलमानों का झुकाव AIMIM की तरफ देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो गुस्सा कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस को स्वीकार करने को तैयार है मुसलमान मतदाता, लेकिन आरजेडी से उसे नाराजगी है, तेजस्वी यादव से एलर्जी हो रहा है। तो यदि एक बार AIMIM को विकल्प बनने से नहीं रोका गया, आरजेडी का विकल्प बनने से नहीं रोका गया, महागठबंधन का विकल्प बनने से नहीं रोका गया, अगर लगातार 2-3 चुनाव में एस्टैब्लिश हो जाता है वो चीजें, तो AIMIM एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभर सकती है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत जो MY समीकरण है, उस MY समीकरण का ध्वस्त हो जाना। तो ये जो दरकता हुआ आधार है MY का, उस दरकते हुए आधार को यदि कोई रोक सकता है सीमांचल के इलाके में, तो कांग्रेस पार्टी के पास एकमात्र चेहरा है पप्पू यादव स्थानीय स्तर पर, ठीक है। इसीलिए पप्पू यादव का जोर था कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम सीमांचल में हो, पूर्णिया में हो और पूर्णिया से अररिया, कटिहार, किशनगंज 4 जिलों को साधा जा सके। इसीलिए सीमांचल का कार्यक्रम बना था, लेकिन अखिलेश सिंह ने उस कार्यक्रम को रद्द करवाया, मोतिहारी ले गए। तो यहां पर पप्पू यादव की सबसे पहली हार हुई। दूसरी हार, अब मैं आता हूं मोतिहारी के कार्यक्रम में। मोतिहारी में सब कुछ हो गया। उद्घोषक जो थे वहां पर, जो मंच संचालन करने वाले नेता थे मोतिहारी में, उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब मैं अपने मुख्य वक्ता, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी को आमंत्रित करता हूं मंच पर अपना भाषण देने के लिए। मतलब सभी नेता का भाषण हो चुका था, पप्पू यादव का नहीं हुआ था। मंच पर बैठे हुए पप्पू यादव की इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही थी
और इस बेइज्जती को देख रही थी प्रियंका गांधी, देख रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, देख रहे थे शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता हैं, सबकी मौजूदगी में हो रहा था। अंत तो गत्वा प्रियंका गांधी ने ही इंटरफेयर किया और उद्घोषक को बुलाकर कहा कि नहीं, पहले मेरे बोलने से पहले पप्पू यादव जी का भाषण होगा। तो वहां और इस बात पर हामी भरते हुए दिखे, राजेश राम भी हामी भरते हुए दिखे, शकील अहमद खान भी हामी भरते हुए दिखे। इससे पहले लग रहा था जैसे किसी ने जुबान पर टेप लगा दिया हो राजेश राम के। शकील अहमद खान के मन महसूस रहे थे, वो भी चाह रहे थे पप्पू यादव को सम्मान दिलाना मंच पर, लेकिन पप्पू यादव को सम्मान नहीं मिल रहा था। उससे पहले की भी एक घटना मैं बताऊं आपको, जब पूर्व संध्या पर प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर जब वहां पर मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो कांग्रेस के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अखिलेश प्रसाद सिंह ने, और पप्पू यादव और अन्य नेताओं को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा वो मोतिहारी के सर्किट हाउस में करना पड़ा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पप्पू यादव की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या है। पप्पू यादव को कौन लोग हैं जो पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी में नहीं देखना चाहते हैं। पप्पू यादव को उस दिन भी हमला झेलना पड़ा था जिस दिन दिल्ली में पवन खेरा के समक्ष पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में। लोकसभा चुनाव से पहले याद होगा, उस दिन बिहार प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पटना में बता रहे थे कि मुझे कोई पता नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं या नहीं शामिल हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।